जय हिंद दोस्तों, मैं सोनू सैनी आपका फिर से स्वागत करता हूँ एक नए सेशन में। देखो, अपना 8th क्लास चल रहा था। 8th क्लास का अपना 3.2 अपन ने फिनिश कर लिया था। तो 3.3 यानी एक्चुअल क्वाड्रिलेटर तो अब स्टार्ट होगा। यानी अभी तक क्वाड्रिलेटर पूरा नहीं चला, वो तो सिर्फ हलवा था, मतलब बिल्कुल चूरन टाइप जिसे बोलते हैं अपन। एक्चुअल क्वाड्रिलेटर आप चैप्टर आपका स्टार्ट अब होगा नहीं। क्वाड्रिलेटर के बारे में अपन अब पढ़ेंगे। तो देखो, ये वाला वीडियो और इससे अगले वाला वीडियो, यानी इससे अगले एक और वीडियो, यानी 2 वीडियो बनाऊंगा क्वाड्रिलेटर के कॉन्सेप्ट से, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ 3.3 के 2 वीडियो बनेंगे। अगर ये दोनों वीडियो आपने देख लिए तो गारंटी आधे क्वेश्चन तो 3.3 की आपको देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो आप खुद ही कर लोगे, आधे से ज़्यादा की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए अपना 3.3 का इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन देखने से पहले कुछ चीज़ें बताता हूँ मैं, कुछ कीवर्ड हैं। एडजेसेंट, एंगल, साइड्स, ठीक है, और एडजेसेंट एंगल्स और अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल्स। ये 4 कीवर्ड है, इन्हें समझिए आप क्या है। देखो, एडजेसेंट साइड्स और एडजेसेंट ये मीनिंग करता है। अरे एडजेसेंट, ठीक है। एडजेसेंट साइड्स और एडजेसेंट एंगल्स के बारे में, अपोजिट साइड्स अपोजिट एंगल। जैसे मैं कोई भी एक क्वाड्रिलेटर बनाता हूँ, देखो चैप्टर क्या अपना क्वाड्रिलेटर है, तो क्वाड्रिलेटर बनेगा। तो मैं कोई भी एक क्वाड्रिलेटर बनता हूँ। अब ये स्क्वायर रेक्टेंगल मत सोचना कि स्क्वायर है रेक्टेंगल, अपन को इससे मतलब नहीं है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ये एंगल अगर ए बी साइड है, बी सी साइड, सी डी डी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, इन्हीं का खेल है। एडजेसेंट साइड्स और एडजेसेंट एंगल क्या होता है, पहले साइड समझिए। यानी साइड्स क्या होती हैं, जो एक ही वर्टेक्स से निकली है, एक ही वर्टेक्सेस पे आके मिले। जैसे ये है, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये वाली साइड्स क्या है, एडजेसेंट साइड्स हैं। क्या है ये, एडजेसेंट साइड्स हैं। दो तरीके से बोल सकते हैं, यानी दो साइड्स एक पॉइंट पर आके मिले, या फिर एक पॉइंट से दो साइड निकले, बात एक ही है। तो एडजेसेंट साइड्स क्या होगी, ए बी एंड ए बी के एडजेसेंट ए डी, ठीक है। दूसरी एडजेसेंट साइड्स भी हो सकती है। दो तरीके बताए थे मैंने, या तो एक वर्टेक्स से दो साइड निकले, तो ये वाली निकली और ये वाली निकली, या फिर दो साइडें एक पॉइंट पर आके मिले, एडजेसेंट्स होती हैं। यानी ए बी और बी सी भी तो एडजेसेंट है, तो ए बी एंड बी सी भी आपकी क्या है, एडजेसेंट साइड्स हैं, ठीक है। एडजेसेंट साइड्स ये भी तो हो सकती है, इस पॉइंट पर ये दोनों साइड इस पॉइंट पर जाके मिल रही हैं, या फिर इस पॉइंट से ये दोनों निकल रही हैं, ऐसे बोल सकते हैं अपन। यानी बी सी और सी डी, बी सी एंड सी डी आपके क्या है, एडजेसेंट साइड है। अपन किसकी बात करते हैं, डी की बात करते हैं। तो ये भी तो सकती है, ये दोनों साइड्स ऐसे मिल जा रही नहीं जा रही एक पॉइंट पर, या फिर इस पॉइंट पर ऐसे निकल रही नहीं निकल रही। तो बोलो इस पॉइंट से कॉमन एक ये भी है, ये भी है, तो ये दोनों क्या होंगी, एडजेसेंट। यानी सी डी एंड ए डी आपकी क्या है, एडजेसेंट। एडजेसेंट साइड्स ए बी या ए डी है, ए बी या ए बी सी है, बी सी सी डी है, सी डी ए डी है। अब आता है आपका एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, एक ही लाइन पर दो एंगल, एक ही लाइन पर दो एंगल। जैसे ए लाइन ए बी है, इस ए बी पर कौन से दो एंगल है, एंगल ए एंड एंगल बी, आपकी ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल है। यानी एंगल ए और एंगल बी के लिए कॉमन लाइन है, कॉमन लाइन है या नहीं। जैसे बी और सी के लिए कॉमन लाइन क्या है, एंगल बी और एंगल सी के लिए कॉमन लाइन बी सी तो है, एंगल सी भी बी पर है, बी सी पर है, और एंगल बी भी बी सी पर है, तो कॉमन लाइन हुई नहीं दोनों के लिए। तो बी और सी भी क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल। बी एंड सी बी क्या होंगे आपके, एडजेसेंट एंगल। इसी तरह सी और एंगल सी डी, एंगल सी ओ डी, सी डी पर एंगल सी भी है और डी भी है, तो यानी सी और या फिर डी आपके क्या होंगे, एडजेसेंट होंगे। या फिर आपके ए डी एंगल, ए और डी वाला एंगल ए डी लाइन पर है या नहीं, कॉमन लाइन पर है नहीं, दोनों एंगल सेम है। ए आपका ए डी पर है और डी भी आपका ए डी पर है, बोलो है या नहीं है। तो एंगल ए एंड एंगल डी आपका क्या है, एडजेसेंट एंगल है। एंगल्स के बारे में पता चल गया आपको, एडजेसेंट और एडजेसेंट साइड्स के बारे में पता चल गया।
कभी कभी काम आएगा ये कहाँ पर, एडजेसेंट साइड्स एडजेसेंट एंगल, ठीक है। आपका आता है अब अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, बिल्कुल फ्रंट, यानी ए बी के अपोजिट क्या है, ए बी के अपोजिट, ए बी के अपोजिट, अपोजिट साइड्स ऑफ ए बी, ए बी के अपोजिट साइड्स क्या है, ए बी के बिल्कुल सामने वाली साइड कौन सी है, सी डी, यानी ए पी के अपोजिट कौन सी साइड है, सी डी, या फिर मैं बोल दूं सी डी के अपोजिट कौन सी है, ये वाली। ए बी के अपोजिट सी डी, सी डी के अपोजिट ए बी, बी सी के अपोजिट डी ए, डी ए के अपोजिट बी सी। तो मैं ऐसे लिख दूं इनको अपोजिट साइड्स को, तो ए बी के अपोजिट कौन सी साइड है, सी डी, या सी डी के अपोजिट ए बी। मैं बी सी के अपोजिट कौन सी साइड है, डी ए, डी ए बोल दिया फिर ए डी बोल दो, बात एक ही है। अपोजिट एंगल, एंगल ए का अपोजिट यानी जस्ट ए के सामने कौन सा वाला एंगल है, सी, बिल्कुल अपोजिट है ही नहीं, बिल्कुल अपोजिट। एंगल ए और एंगल सी क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे, एंगल सी और एंगल ए अपोजिट होंगे। इसी तरह एंगल बी और एंगल डी भी क्या होंगे, अपोजिट होंगे। आपको अपोजिट साइड्स के बारे में पता चल गया, अपोजिट एंगल्स के बारे में पता चल गया, एडजेसेंट साइड्स के बारे में पता चल गया, एडजेसेंट एंगल्स के बारे में पता चल गया। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, और ना लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं अपन क्वाड्रिलेटर पर। एक्चुअल आपकी क्वाड्रिलेटर है क्या, तो सबसे पहला क्वाड्रिलेटर अपन करते हैं रेक्टेंगल। देखिए पहला क्वाड्रिलेटर, सबसे पहला रेक्टेंगल। अब देखो रेक्टेंगल के बारे में आपको एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। अगर रेक्टेंगल के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो मैं गारंटी देता हूँ 3.3 के रेक्टेंगल के सारे क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, ठीक है। इन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो पहले मैं रेक्टेंगल का डायग्राम बनाता हूँ। रेक्टेंगल का मैंने डायग्राम बना दिया, इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी नाम दे दिया। रेक्टेंगल में आपको ये पता होता है फ्रंट साइड इक्वल होती है, यानी ये वाली साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल होती नहीं होती। तो यहाँ पर अब रेक्टेंगल को, और आपका ईच एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 का। ईच एंगल कितने डिग्री का होता है आपका, 90 का होता है, ये आपको पता चल गया। तो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल की बात करूं, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। अपोजिट साइड का मतलब ए बी के जस्ट सामने वाली साइड, बी ए डी के जस्ट सामने वाली साइड, अपोजिट साइड का मतलब ये होता है। यानी इसको मैथमेटिकल इंडेक्स में क्या लिखेंगे, ए बी किसके इक्वल होगा, सी डी के इक्वल होगा, और बी सी किसके इक्वल होगा, ए डी के इक्वल होगा। अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई, ठीक है। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे इसका, ईच मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल विल क्या होगा, 90 डिग्री, यानी मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल कितना है, मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल इज 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री, यानी हर एक एंगल आपका कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, चारों किसके बराबर हो गए, 90 के बराबर। हुआ ही नहीं हुआ, हो गया। आपका थर्ड पार्ट देखिए। अब आते हैं अपन डायगोनल्स की बात करते हैं। तो अब मैं इनके एंगल्स के मेजरमेंट को ही थोड़ा मिटा देता हूँ, जिससे आपको कंफ्यूजन कम हो, गचपच कम होगा, इसमें थोड़ा काटा पीटी, ठीक है। डायगोनल्स क्या होते हैं, ये आपके डायगोनल्स होते हैं। अपोजिट्स वर्टेक्सेस को मिला दिया जाए तो ये डायगोनल है, ये आपके क्या है, डायगोनल है। और ये डायगोनल मैं सपोज मान लेता हूँ कहाँ मिला, ओ पॉइंट पर आपका क्या मिला, डायगोनल कट हुआ, ठीक है। तो देखो डायगोनल्स के बारे में पहले तो पता होना चाहिए। डायगोनल्स ऑफ, यानी डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल, यानी डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल होंगे यानी ए सी के बराबर क्या होगा, ए सी के बराबर क्या होगा, बी डी होगा, ध्यान रखना। यानी रेक्टेंगल के डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। एक चीज और होती है डायगोनल से रिलेटेड, डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल बाइसेक्ट टू ईच अदर, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट टू ईच अदर। ये क्या चीज है सर, एक मिनट,
हाँ, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट टू ईच अदर। सर ये क्या चीज़ है, हमारे समझ में नहीं आया। बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब समान दो भागों में बांटना, ठीक है। रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर, यानी जैसे ही इस डायगोनल को मैंने बढ़ाया, जैसे ये आपका रेक्टेंगल है, इसमें समझना, ठीक है, ये डायगोनल मैंने ऐसे बढ़ा दिया, जैसे ही दूसरा वाला डायगोनल ये बढ़ाया ऐसे, तो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला डायगोनल, इसको इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, यानी जितना ये होगा, जितना ये वाला पोर्शन होगा, उतना ही ये वाला पोर्शन होगा। यानी क्या समझे, यानी ओ ए बराबर में ओ सी, ओ ए के बराबर क्या होगा, ओ सी, यही तो होगा। अब आपको सर यही क्लियर होगा, एक चीज, एक डायगोनल ये भी तो है, सपोज ये डायगोनल ऐसे बना दे, तो यानी ईच अदर, उसने बोला है ईच अदर, एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं डायगोनल, यानी जब ये वाला इस वाले डायगोनल को ये वाला पार्ट डिवाइड करेगा बराबर भागों में, तो इस वाले डायगोनल को भी तो ये वाला पार्ट डिवाइड करेगा। जैसे ये डायगोनल मैंने यहाँ से किया, तो जैसे ही यहाँ पर ये इंटरसेक्ट हुआ, तो जितना ये पार्ट है उतना ही ये पार्ट है, जितना ये पार्ट होगा उतना ही ये पार्ट होगा, यानी ओ बी के बराबर क्या होगा, ओ डी होगा। यानी डायगोनल्स इक्वल होते हैं, और इक्वल होने के साथ साथ वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट टू ईच अदर, यानी एक दूसरे को, यानी क्या करते हैं, बराबर दो भागों में बांटते हैं। रेक्टेंगल का दोबारा समझ लीजिए, फ्रंट साइड इक्वल होती है, यानी अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये मैंने अपोजिट साइड इक्वल डिनोट कर दिया है। मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल इज 90 डिग्री, 90 डिग्री का होता है हर एक एंगल, ओके, ये मैंने डिनोट कर दिया। डायगोनल्स आर इक्वल, यानी ए सी और बी डी इक्वल होंगे, ठीक है, और डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, और जितना वाला पार्ट ये होगा उतना वाला पार्ट ही ये होगा, चाहे आप मेजरमेंट कर लेना। ये आप पे क्या है, रेक्टेंगल से रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट है। हो गया। अब आगे देखिए, ये आपका रेक्टेंगल हो गया, अब अपन किसका करते हैं, स्क्वायर का करते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब आता है आपका स्क्वायर। ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, तभी आपका 3.3 एक्सरसाइज समझ में आएगी, ध्यान रखना। आप स्क्वायर का डायग्राम बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्क्वायर है, कर लेना मैंने, स्क्वायर है, पूरी तरह तो नहीं है, फिर भी कर लेना आप। ए बी सी डी, स्क्वायर में क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, होती नहीं होती, तो यानी पहला पॉइंट क्या होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर की बात कर रहा हूं तो स्क्वायर में होंगी, यानी ए बी बराबर में बी सी बराबर में सी डी बराबर में डी ए, इन चारों आपस में क्या होंगे, बराबर, तो ए बी बराबर में बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी ए, आपके होंगे नहीं होंगे। अगला वाला पार्ट क्या कहता है, ईच एंगल, मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल क्या होगा, इज 90 डिग्री, मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल इज 90 डिग्री, यानी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी क्या होंगे, 90 होंगे। एक चीज और, दूसरी चीज और समझिए, थर्ड पार्ट, डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, यानी क्या होंगे, डायगोनल, इस स्क्वायर के डायगोनल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये आपका डायगोनल है, ये आपका डायगोनल है, और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी जितना AC होगा उतना ही आपका क्या होगा, BD होगा। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्क्वायर और रेक्टेंगल में देखो सबको पता है, रेक्टेंगल में फ्रंट साइड इक्वल होती है, स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होती है। रेक्टेंगल में आपके ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, स्क्वायर में भी ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, लेकिन रेक्टेंगल के स्क्वायर और रेक्टेंगल के डायगोनल और स्क्वायर के डायगोनल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसको बहुत ध्यान समझना है। अब आपको ये भी पता है, रेक्टेंगल के डायगोनल भी इक्वल होते हैं, स्क्वायर के डायगोनल भी इक्वल होते हैं आपस में, दोनों आपस में नहीं करा, स्क्वायर के डायगोनल दोनों इक्वल होंगे और रेक्टेंगल के डायगोनल दोनों इक्वल होंगे। लेकिन एक चीज समझना, और डायगोनल ऑफ स्क्वायर, ये वाला लाइन समझना, डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट टू ईच अदर,
अब आपको कोई सर ये चीज तो रेक्टेंगल में भी थी, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट टू ईच अदर, लेकिन एक चीज और थी यहाँ पर एट 90 डिग्री, वहां पर 90 डिग्री नहीं थी। यानी जो रेक्टेंगल के डायगोनल जब एक दूसरे को काटेंगे ना तो वो 90 डिग्री पर नहीं काटेंगे, लेकिन स्क्वायर के डायगोनल जब भी इंटरसेक्ट होंगे तो वो कितने डिग्री के एंगल पे, 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये 90 पर इंटरसेक्ट होंगे। समझ गए? यानी बाइसेक्ट तो होंगे, यानी जितना आपका ये है उतना ही ये होगा और जितना ये है उतना ही ये होगा। तो ओ ए बराबर में ओ सी और ओ बी बराबर में ओ डी, ये तो रेक्टेंगल की पोर्शन में था लेकिन एट 90 डिग्री इंपॉर्टेंट था। यानी कोई पूछ ले कि मेजर स्क्वायर और रेक्टेंगल के डायगोनल में मेजर डिफरेंट क्या है, तो बताओगे कि सर स्क्वायर और रेक्टेंगल के डायगोनल में मेजर डिफरेंट ये है कि स्क्वायर के डायगोनल 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, लेकिन स्क्वायर रेक्टेंगल के डायगोनल 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट नहीं करते। अब आप सर कितने पे करते हैं, वो अपन को उससे कोई मतलब नहीं, वो कितने पे भी करे, कम ज़्यादा कितने पे कर सकते हैं, लेकिन स्क्वायर के तो चाहे कितना भी बड़ा कितना भी छोटा स्क्वायर हो वो 90 डिग्री पर ही काटेंगे आपको। समझ गए? तो ये स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में आपको पता चल गया, नोट कीजिए इसके बारे में। हो गया? अब आता है आपका पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, अब पैरेललोग्राम से आपसे पहले कुछ चीज समझाता हूं मैं। पैरेलल, ये पैरेलल वर्ड समझिए, क्योंकि पैरेललोग्राम में पैरेलल वर्ड तो काम आएगा। पैरेलल लाइंस आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। सर पैरेलल लाइन का मतलब ऐसी लाइनें जिनके बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम हो, चाहे कितने भी वो आगे डिस्टेंस कवर करती रहे, उनके बीच की डिस्टेंस सेम हो। लेकिन दूसरी लैंग्वेज में बोलें तो नहीं, ऐसी लाइनें जो अपने आप को कभी भी इंटरसेक्ट ना करे, यानी एक दूसरे को कभी भी ना काटे, चाहे इन्फिनिटी तक बढ़ा दे आप उन्हें। जैसे जैसे ये वाला लाइन, ये बोर्ड है, ये बोर्ड नीचे जाए, ये बोर्ड मेरे पास है, तो ये ऊपर वाला लाइन जा रही है और ये नीचे वाला लाइन जा रही है, ये कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं काटेंगे। क्यों? क्योंकि ये इंटरसेक्ट होंगे नहीं। यानी ऐसी लाइन जैसे ये लाइन और आपकी ये लाइन, ये दोनों एक दूसरे क्या है, पैरेलल हैं। इसको मैं ए बी नाम बोल दूं, इसको मैं सी डी नाम बोल दूं। तो नहीं, यहाँ से मेजरमेंट कर लो आप, ये सपोज 2 सेंटीमीटर का है तो कहीं से मेजरमेंट कर लो, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, यहाँ की से यहाँ की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस। यानी ऐसी दो लाइनें जिनके बीच की डिस्टेंस ऑलवेज सेम हो, यानी कहीं पर भी मेजरमेंट कर लो, वो क्या होती है, पैरेलल लाइन होती है। यानी वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। यानी डिस्टेंस सेम होगी जब तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। समझ गए? तो यानी क्या होंगी, ये पैरेलल। अब ये पैरेलल तो है सर, हम समझ गए, लेकिन पैरेलल लाइन को डिनोट कैसे करते हैं, तो ए बी और सी डी दोनों पैरेलल हैं तो इनको ये वाला लाइन यानी 11th की तरह दिखता है, थोड़ा सा बड़ा लिखना, यानी ए बी पैरेलल टू सी डी, इसका मतलब ये होता है। यानी ए बी पैरेलल टू सी डी का मतलब, इसका मतलब आ जाए तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों लाइनें कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो ये आपका पैरेलल आ गया। अब देखिए, अब आता है आपका पैरेललोग्राम। पैरेललो अरे रे 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 पैरेललोग्राम, ये आपका होता है, या फिर इसको तो ऐसे भी लिखते हैं पैरेललोग्राम। ग्राम को जीएम बोलते हैं और पैरेलल को तो पैरेलल ये बोलते ही। तो पैरेलल को डिनोट भी तो करते हैं, मैंने अभी जस्ट बताया था किससे, इस वाली शेप से, यानी इस डिनोट से, इस साइन से वो रिप्रेजेंट करते नहीं करते, और ग्राम को जीएम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये फॉर्म भी होती है, पैरेललोग्राम को ऐसे भी बोल सकते हो वो। ठीक है, तो देखिए एक मिनट, पसीने आ जाते हैं। अब देखिए, अब ये पैरेललोग्राम का डायग्राम क्या होता है। देखो पैरेललोग्राम का डायग्राम आपका हमेशा इस फॉर्म में होता है, इस चीज का डायग्राम, यानी ये ए है, ये बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अब आपके दिमाग में एक चीज तुरंत क्लिक करेगी, सर अपोजिट साइड्स इक्वल तो रेक्टेंगल में भी होती हैं, सीधी सी बात है, और पैरेललोग्राम में होती है। तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस है, रेक्टेंगल में ईच एंगल 90 डिग्री का था, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री का डिनोट हो रहा है
नहीं हो रहा। तो डिफरेंस पता चल गया ना दोनों में। यानी पैरेललोग्राम में फर्स्ट पॉइंट, पैरेललोग्राम में एक चीज और इंपॉर्टेंट होती है, जो अपोजिट साइड्स होती है ना, अपोजिट साइड्स वो पैरेलल भी होती हैं, पैरेलल भी होती हैं। समझाऊंगा देखो आपको भी। इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। सर इक्वल तो समझ में आ गया हमारे, यानी ए बी किसके अपोजिट साइड, ए बी के अपोजिट सी डी है और बी सी के अपोजिट ए डी है, हमको ये समझ में आ गया। लेकिन पैरेलल मतलब यानी ए बी अपोजिट साइड्स, ए बी के अपोजिट क्या है, सी डी, यानी ए बी के अपोजिट सी डी है, यानी ए बी के पैरेलल सी डी है। इसी तरह बी सी के अपोजिट ए डी है, तो यानी बी सी के पैरेलल ए डी है। यानी पैरेलल का मतलब मैंने अभी आपको समझाया था, यानी इन दोनों लाइनों को आप आगे का इधर चाहे इधर बढ़ा लो चाहे इधर इंक्रीज कर दो, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगी। ऐसे ही इन दोनों लाइनों को, ये दिख रही है आपको तिरछी हल्की सी, लेकिन देखना आप इसे आगे बढ़ाते रहना, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगी। समझ गए? यानी पैरेलल लाइन, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। हुआ नहीं हुआ? अच्छा जी, दूसरी चीज और है, एंगल्स की बात करते हैं। साइड्स की बात कर ली, इक्वल तो हो गई, ये इसके बराबर ये इसके बराबर, ठीक है। एंगल्स की बात करते हैं, अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल, यानी पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। यानी अपोजिट एंगल, यानी एंगल ए के अपोजिट कौन सा एंगल है, सी है, अपोजिट ए के एंगल अपोजिट सी है, ये इक्वल होगा। और अपोजिट बी, बी के अपोजिट कौन सा है, डी है, तो बी के अपोजिट डी इक्वल हो गया। और यानी जितना अगर आपका ये एक्स है तो ये भी आपका एक्स होगा, ये आपका वाई है तो ये भी आपका क्या होगा, वाई होगा। ध्यान रखना, अपोजिट एंगल इक्वल हुए नहीं हुए। अच्छा जी, अपोजिट एंगल भी इक्वल हो गए। अब आता है आपका थर्ड पॉइंट, क्या आता है, डायगोनल से रिलेटेड है। सर डायगोनल, तो मैं एक पैरेललोग्राम यहां पर बना लेता हूं, ठीक है, जिससे आपको ए बी सी डी, क्योंकि डायगोनल का खेल रचेंगे ना हम, ए बी सी डी, ये इसके बराबर ये इसके बराबर, एक ही है दिन, ठीक है। डायगोनल मैं यहां पर बनाता हूं, ये डायगोनल आपका आ गया। डायगोनल इक्वल होंगे, ये यहां पर ओ पे इंटरसेक्ट हुए। पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल होंगे, आपको दिख रहे होंगे सच सर इक्वल होंगे। देखो ये वाली लेंथ बड़ी है, ये वाली लेंथ छोटी है, आपको वैसे ही दिख रहा होगा। ये वाली लेंथ तो बड़ी है, ये वाली छोटी है, तो इक्वल नहीं है ना। तो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर मस्ट नॉट बी इक्वल, मस्ट नॉट बी इक्वल, यानी इक्वल नहीं होने चाहिए, इक्वल नहीं होने चाहिए, यानी ए सी डायगोनल है और बी डी आपका डायगोनल है, इक्वल नहीं होने चाहिए। हो गए? अच्छा जी, लेकिन एक चीज और है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर। अब आपको सर ये चीज हमारे समझ में थोड़ी कम आई कि पैरेललोग्राम के क्या डायगोनल इक्वल नहीं होने चाहिए, हमने मान लिया इक्वल नहीं होने चाहिए, लेकिन बाइसेक्ट टू ईच अदर, बाइसेक्ट टू ईच अदर का मतलब ये वाला डायगोनल है ना, ये वाला डायगोनल इस वाले को बराबर दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, और ये वाला डायगोनल, ये वाला डायगोनल इस वाले को इक्वल टू पार्ट्स में, जितना ये है उतना ये, जितना ये उतना ये। देखो इक्वल ना हो ये हो सकता है, लेकिन अगर बाइसेक्ट भी तो कर सकता है, वो एक दोनों इक्वल नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बाइसेक्ट तो करेंगे, वो क्या करेंगे, बाइसेक्ट तो करेंगे। यानी ओ ए बराबर होगा ओ सी के और ओ बी बराबर होगा ओ डी के। जैसे आपको समझ में नहीं आया मैं समझाता हूँ, जैसे ये वाली लेंथ एक्स्ट्रा है तो इसको मैं मान लेता हूँ 8, इसको मैं मान लेता हूँ 8, और ये वाली लेंथ छोटी है इसको मैं मान लेता हूँ 6, इसको मैं मान लेता हूँ 6। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि जितना ये है उतना ये होगा, यानी ये भी 4 का ये 4 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये इसका बाइसेक्ट का मतलब ये आपका 3 है, ये आपका 3 है तो ये भी आपका 3 हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी देखो 4 4 3 3, दोनों डायगोनल इक्वल तो नहीं है लेकिन बाइसेक्ट कर रहे हैं। समझ में आया नहीं है? अच्छा जी, एक चीज और लिख देता हूं मैं यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ सब में आ गया होगा आपको। फिफ्थ पॉइंट, एडजेसेंट एडजेसेंट्स एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल।
एडजेसेंट्स एंगल क्या होंगे? सप्लीमेंट्री। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एडजेसेंट्स एंगल्स के बारे में बताया था, एडजेसेंट्स एंगल्स क्या होते हैं। अब अक्सर एडजेसेंट्स एंगल्स के बारे में तो आपने बताया था, एक ही लाइन पर दो एंगल, एक ही लाइन पर दो एंगल, यानी दोनों लाइनों के लिए एक लाइन, दोनों एंगलों के लिए एक ही लाइन हो। इन दोनों एंगल के लिए, एंगल ए और एंगल बी के लिए यही तो लाइन है, तो ए बी एडजेसेंट हुए नहीं हुए। इसी तरह बी सी आपके एडजेसेंट हुए नहीं हुए, क्योंकि बी एंगल बी और एंगल सी के लिए एक ही लाइन है। एंगल सी और एंगल डी एडजेसेंट हुए नहीं हो गए, क्योंकि इन दोनों के लिए एक ही लाइन है। एंगल ए और एंगल डी के लिए एडजेसेंट हुए नहीं हुए, हो गए, यानी ये दोनों भी क्या है? एडजेसेंट है। यानी एंगल एडजेसेंट्स एंगल का सम, एडजेसेंट्स एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी सम ऑफ एडजेसेंट्स एंगल, ऐसे लिख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है, अपन इसको चेंज कर सकता हूं मैं थोड़ा सा। सम ऑफ एडजेसेंट्स एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री के बारे में आपको पता नहीं चाहिए, यानी सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, यानी इन दोनों एंगल का सम, या फिर इन दोनों एंगल का सम, या फिर इन दोनों एंगल का सम, या फिर इन दोनों एंगल का सम, आपका कितना होना चाहिए? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपने 7th क्लास में पढ़े होंगे। कोई भी दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो जाए वो होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और कोई भी दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो जाए तो वो होते हैं सप्लीमेंट्री। यानी इन दोनों का सम हमेशा ऑलवेज ऑलवेज क्या होगा? 180 डिग्री होगा। यानी एंगल ए और एंगल बी का, यानी दोनों क्या है? एडजेसेंट एंगल है, इनका सम 180 होगा। या फिर एंगल बी या एंगल सी भी तो एडजेसेंट है, या फिर इन दोनों का होगा। इन दोनों का निकाल लो, चाहे इन दोनों का निकाल लो, चाहे इन दोनों का सम निकाल लो, चाहे इन दोनों का सम निकाल लो, हमेशा 180 डिग्री होगा। इसी तरह सी और डी का भी 180 डिग्री होगा, इसी तरह ए और डी का भी 180 डिग्री होगा। यानी एड सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल की बात कर रहा हूँ, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी यहाँ पर एंगल लिख देना। ओके, तो ये आपको पैरेललोग्राम मैंने आपको समझा दिया, स्क्वायर मैंने आपको समझा दिया, रेक्टेंगल यानी थ्री क्वाड्रिलेटर आपने क्लियर कर लिए। अब बचे हैं आपके रोम्बस, काइट और ट्रेपेजियम। अगर ये समझ में आ गए तो वो भी आराम से समझ में आ जाएंगे। इसको नोट कीजिए पहले। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। आज के लिए इतना ही करते हैं हम, कल कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।